बैतूल जिले के पत्रकारिता का इतिहास भी बेहद समृद्ध रहा है और यहाँ की कलम ने अच्छों को ताता थैया कराया है। ऐसी ही एक कलम से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और हम ये कहें कि ये सृजन उन्हें अपने पिता से मिला है तो कोई गलत बात नहीं है। हमारे साथ में है नौ दुनिया के ब्यूरो चीफ माननीय मेरे आदरणीय बड़े भाई विनय वर्मा जी, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम दोनों एक ही नगरी से बिलोंग करते हैं, हम दोनों की जन्मभूमि एक ही है और कहीं न कहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में हम दोनों के लिए मार्गदर्शक भी एक ही हैं। आदरणीय प्रहलाद वर्मा जी के सुपुत्र हैं आप और बैतूल ज़िले में पत्रकारिता के पुरोधा और पितृपुरुष के रूप में जाना जाता है प्रहलाद वर्मा जी को। ऐसे में फादर्स डे की श्रृंखला में परिधि न्यूज़ में यदि हम प्रहलाद वर्मा जी को याद नहीं करते तो ये गलत होगा। तो आइए मिलते हैं हम विनय वर्मा जी से और जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में, उनके सफ़र के बारे में और पिता से मिले उनके संस्कार और अनुशासन के बारे में। आपका स्वागत है सर। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मेरे पिताजी अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं और उन्होंने एलएलबी की, कुछ दिन वकालत की। वकालत के बाद उन्होंने फिर वो प्रोफेशन छोड़ के वो जर्नलिज्म में आए जी। तो और उन्होंने लंबा संघर्ष किया, इसलिए वो मेरे लिए एक आइडियल हैं, मेरे लिए सब कुछ कहें तो वो सब कुछ है मेरे लिए जी। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। जब उनके बारे में मतलब जो हमारी बुआ हैं उनकी एक सिस्टर, इकलौती सिस्टर थी, वो कभी कभी बताती थी, कभी हमारी दादी बताती थी कि बैतूल बाज़ार 6 किलोमीटर दूर है बैतूल से, तो वो पैदल बैतूल आते थे। उस समय संसाधनों की बहुत कमी थी जी। सिर्फ एमपीआरटीसी की बसें चलती थी और कनेक्टिविटी के साधन कम थे, साइकिल और बाइक बहुत रेयर होती थी उस दौर की बात है। तो वो उन्होंने लगातार बहुत लंबा संघर्ष किया और अपने आप को ऐसा स्थापित किया कि आज भी जहाँ भी वो रहते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ उनको ऐसा सम्मान मिलता है कि एक आभा मंडल अलग होता है उनका, एक पूरा सम्मान उनके प्रति लोगों का हम भी देखते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि पापा ने एलएलबी भी किया, लेकिन कभी उन्होंने बताया कि वो दूसरे फील्ड से हटकर जर्नलिस्ट की क्षेत्र में क्यों आए? उन्होंने ये कहा, हालांकि ये बताना नहीं चाहिए, कि कई बार उन्होंने ये कहा कि यार जब मैं उस प्रोफेशन में गया मैंने ये महसूस किया कि यार वहाँ अपने क्लाइंट को जिताने के लिए जी कई चीज़ों को मैं झूठ बोलना पड़ता है, अपने आप अपने ज़मीर को गिरवी रखने जैसा काम होता। तो उन्होंने फिर उसको छोड़ के कि एक भाई जनसेवा हो, समाज सेवा हो, लोकहित में जो काम हो सकते हैं उस प्रोफेशन को उन्होंने चुना। तो उसकी शुरुआत फिर उन्होंने की नवभारत नागपुर से की, फिर नवभारत भोपाल में रहे, फिर यूएनआई में करीब 30 साल उन्होंने काम किया। नवभारत भोपाल में वो जिला ब्यूरो के रूप में उन्होंने 40 साल एक लंबी पारी उनकी पत्रकारिता के क्षेत्र में रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे अक्सर जब सुनने के लिए मिलता है बैतूल के वरिष्ठ पत्रकारों के बारे में, तो ऐसा कहते हैं कि जब प्रहलाद वर्मा जी की कलम चलती थी तो कलेक्टर हो या एसपी वो कभी उनके चैम्बर तक नहीं गए, उन्हें जो है वर्मा जी के ऑफिस आना पड़ता था। तो इस बात को लेकर कैसा आपको लगता है, आज जो पत्रकारिता का दौर है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि क्यों ये बदलाव आया है कि पत्रकारों की कलम में कहीं ना कहीं जो पैना वो कम हो रहा है? ये तो है बिल्कुल कि आज पत्रकारिता में प्रोफेशनलिज्म जो है वो हावी हो गया है। उसके कारण बहुत सी चीज़ें लुक आउट करनी पड़ती है, कई चीज़ों को हमको अपने अनदेखा भी करना पड़ता है। तो वो एक जो गिरावट धीरे धीरे आते चली गई, उसका एक बड़ा कारण है कि आज वो स्थिति नहीं है। वो दौर मैंने देखा है जब मैं कॉलेज आता था, क्योंकि बैतूल में कॉलेज पढ़ने आता था, तो कॉलेज के बाद फिर मैं बचा समय ऑफिस में गुजारता था जी। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ जो कलेक्टर रहे हों वो आते थे, पुलिस अधीक्षक हों वो आते थे, सम्मान के साथ आते थे, कॉफ़ी पीते थे। तो ये
आज के दौर और में आज ये के संभव- समय में ये स्थिति हो गई है कि पत्रकार जाकर कॉफी पीते हैं। तो खैर, ये बैतूल की पत्रकारिता हमेशा चर्चा में रहती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर बार एक पिता जिस फील्ड में होता है, बहुत कम ऐसी स्थितियाँ होती है जब वो सोचता है कि जिस फील्ड में मैं हूँ मेरा बेटा भी उस फील्ड में जाए, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो पाया कि आपने भी पिता की ही राह को चुना? मैंने जब उनका संघर्ष देखा और उसके बाद उस जो उनको मान सम्मान मिल रहा, ठीक है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इस प्रोफेशन में बहुत फ़ायदा जी। नहीं है, बहुत वेतन इतना नहीं है कि अपन एक परिवार को चला ले, लेकिन फिर भी चूँकि हमारे पास थोड़ी सी खेती बाड़ी है तो उससे काम चल जाता है, मतलब जी। लाइन अप हो जाती हैं चीज़ें। जी तो मेरे मन में यही आया कि यार एक सरकारी नौकरी, चूँकि मैंने भी हिंदी से एमए किया है जी और उस दौर में ये भी था कि शिक्षाकर्मी वर्ग की भर्ती भी निकली, उसके बाद भी भर्तियाँ निकली, तो मैं इंटरेस्टेड भी था। लेकिन पापा से जब चर्चा की, मैंने फॉर्म भी भर दिया, फॉर्म भरने के बाद उन्होंने बोला कि बेटा मत करो, अपना काम करो, जब तक आपको लगे तब तक आप काम करो और मान सम्मान कमाओ। जी उनका मेन वो था। उद्देश्य था, तो जी। आज कोशिश भी हम शायद कर ये भी वजह रही होगी कि वो कभी किसी के सामने झुके नहीं, इसलिए उन्होंने भी सोचा कि मेरा बेटा भी इसी तरह से जो है पहचान बनाए, क्योंकि वो अपने आप, वो आप मतलब आप उनकी परछाई तो है ही है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पिता देखता है बेटे में, तो आपको भी ऐसा लगा? बिल्कुल रही होगी। उन्होंने इसी सोच के साथ धीरे धीरे सिखाया, एक एक चीज़ सिखाई, फिर उसके बाद स्थापित करने में मदद की। आज भी उनका मार्गदर्शन मिलता है, कई चीज़ें वो अखबार पढ़ते हैं, कई खबरों में अगर रहता है तो जो सुबह सुबह डांट मिल जाती है। अच्छा, वही मैं उसी बात पर आ रही थी कि जो लोग पहने होते हैं वो थोड़े से सख्त भी होते हैं, तो कई बार आपको भी इस सख्ती का सामना करना पड़ा होगा। शुरुआत के दौर में तो रोना आ जाता था, मतलब आप इस ऑफिस के बाहर निकलता था तो रोता था मैं कि यार अब कल नहीं आऊँगा। अच्छा जी वो एक कोई सब्जेक्ट देते थे कि जिला अस्पताल जाओ, जिला अस्पताल में देख के आओ। जिला अस्पताल हम पहुंचते थे तो हमको मतलब सिर्फ आपको गुरु के रूप में भी वो मिले यहाँ आपको सिर्फ officially? उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं की प्रेरणा, उन्होंने जो जो सिखाया उसी की बदौलत है कि उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं। जी और उनके नाम को कहीं हमने धूमिल नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। जी जी। वो तो आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि एक टॉपिक दे देते थे और उसके बाद हाँ, तो वो अपन ऑफिस आए, ऑफिस के बाद उन्होंने बोला एक काम करिए, आप अस्पताल जाइए, हॉस्पिटल में देखिए। अब हम हॉस्पिटल पहुंचते थे तो हमको सिर्फ बदबू आती थी, जी। उसके अलावा कुछ नहीं समझ में ही नहीं आता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी अब वापस आए, खबर तो बनानी है। हाँ, वो एक टास्क ही है। अब खबर बनानी है तो फिर रिकॉल करते थे, यार कहाँ पढ़ा अपन ने। जी पता लगा कि अपन ने नरसिंहपुर के अस्पताल की कोई खबर पढ़ी थी, जी जी फिर उसमें ध्यान करते थे क्या पढ़ा था, फिर खबर बनाते थे। और तब तो लिखने का दौर था, मतलब यहाँ से खबर कागज़ पे लिखने के बाद यहाँ से कोरियर से जाती थी भोपाल में फिर दूसरे दिन मिलती थी। तो लंबी अब लंबी शाम को जब अपना घर से आने का समय होता था, अपन पूरा कच्चा चिट्ठा भेजते थे। रख देते थे सामने, वो देखते थे, 2-3 पन्ने पलटते थे और उसके बाद फिर उसको फाड़ के फेंकते थे। जी ये करीब 1 साल तक मेरे साथ ये चला। अच्छा क्या लिखोगे यार, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो जाओ घर, कोई काम के नहीं हो, जी कुछ नहीं कर पाओ। फिर मुल्ताई गोली कांड हुआ, और मुल्ताई गोली कांड हुआ तो वो ज़िले के लिए सबसे बड़ी घटना थी। और मैं कॉलेज स्टूडेंट था, उस दौर की बात है, तो मेरा फाइनल ईयर था जब वो मुल्ताई गोली कांड हुआ। तो जी। पापा को जाना था, वो मुल्ताई चले गए। जाने से पहले मुझसे ये बोल गए कि आपको जिला अस्पताल जाना है, पूरी पैनी नज़र रखनी है, पूरी एक एक चीज़ करनी है। वो एक मेरे जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे तब समझ में आया है कि यार असली पत्रकारिता क्या है। मतलब जब जिम्मेदारी मिली हाँ। तब एहसास हुआ कि कहीं कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, हाँ। कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कलम वास्तव में बहुत जवाबदार होती है, क्योंकि कहते हैं 100 बार बका और 1 बार लिखा। तो उस लिखने की कीमत हमें सिखाई है हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उन्होंने। मैं जानना चाहूँगी कि जब पापा ने पत्रकारिता से थोड़ा सा दूरी बनाई और आप फुल फ्लैश में पत्रकार के रूप में आ गए बैतूल में, आपने नवभारत से ही अपना करियर शुरू किया,
क्या चुनौतियाँ थी? कभी ऐसा भी हुआ, पत्रकार की लाइफ तो जोखिम से भरी होती है, कभी कोई धमकी आई हो, कभी किसी तरह का कोई प्रेशर बना हो, तो उन परिस्थितियों से आप कैसे निपटे? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं हुआ कि कहीं मुझे धमकी मिली हो या कुछ मिली हो। मेरे पिताजी ने जो सिखाया है कि जब तक आपके पास कोई आधार ना हो तब तक आपको समाचार कोई खबर को फ्लैश नहीं करनी है। आप जी। पहले उसकी पूरी पड़ताल करें, अध्ययन करें, जी, फिर खबर लिखें। मतलब मजबूती के साथ आपको अपने हाँ, मैदान यदि में आप आना है। खबर के साथ आप मजबूत हैं, खबर के साथ आप न्याय कर रहे हैं, तो आपको कोई डिगा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। जी। तो वही कारण है कि बड़े बड़े इशू हमने रेज किए जी, और उसमें हमको सफलता भी मिली। हाँ, ये होता है कि तात्कालिक रूप में थोड़ा सा बुरा लग जाता है, चाहे वो नेता हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे प्रशासनिक जी, अधिकारी जी। हो। कई बार थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन बाद में ये लगता है कि नहीं यार, ये ठीक था, इसने जो लिखा वो हकीकत लिखी थी, उसका इम्प्लीमेंट हो जाता था बाद में। जी, मतलब कड़वा सच है और कड़वी गोली भी होती है, और ये कड़वी चीज़ें ही असर करती है। मिठाई आप कितना ही बांट लो, वो शुगर ही देगी, ये आप कह सकते हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि परिवार में माता जी का सहयोग और सब वो कैसे मिला आपको सपोर्ट? देखिए, एक पत्रकार के रूप में जब आप काम करते हैं तो आपकी लाइफ सिर्फ पत्रकारिता पर निर्भर हो जाती है। हाँ जी। आपका समय परिवार के लिए नहीं बचता है, चाहे आप लाख प्रयास कर लें। आज हम जिस दौर में हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हाईटेक हो गया, सब चीज़ें हो गई, हर चीज़ मोबाइल पे हो गई। आज वो कमी महसूस होती है कि आज जिस प्रोफेशन को हमने चुना है उसमें हम अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। सुबह से वर्किंग शुरू होती है, लेट नाइट तक होती है, घर आप लेट पहुंचते हो, तब तक पता लगा बच्चे सो गए। जी, तो वो एक चुनौती पारिवारिक रूप से है, पर उसमें फिर भी सामंजस्य बिठाना पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमको पेट पालना है। तो जी, जी, वो है। सही बात कह रहे हैं आप। क्या बदलाव पत्रकारिता में आया? जैसे अभी आपने बताया था कि कोरियर से भेजना पड़ता था, और आज की स्थिति में आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। वो दौर में हम लिख के भेजते थे, कोरियर से डाक जाती थी, डाक के बाद वो, फिर उसके बाद फैक्स आया, फैक्स मशीन पे ये आया कि जी। तत्काल खबरें चली जाती थी। दिन में यदि कोई घटनाक्रम हुआ तो आपने फैक्स कर दिया, पर वो भी एक लिमिटेड शब्दों का वो रहता था। लिमिटेशन थी। फैक्स का रोल लगता था, कंपनी का हाँ, जी। दबाव रहता था कि ज़्यादा आपको वेस्टेज नहीं करना है। वेस्टेज खबरें नहीं भेजनी है, फालतू की खबरें नहीं भेजनी है, जो बड़ी खबरें हैं। वो दौर आया। फिर उसके बाद कंप्यूटर आ गया। अब जी। कंप्यूटर आया तो सबसे बड़ी चुनौती थी आपके सामने कि अब आपको टाइपिंग करना टाइपिंग है। करना, जी, जो हाथ से लिख रहा है उससे आप बोलो कि आपको टाइपिंग करना है, तो ये था कि पिताजी ने उस दौर में ये कहा था कि आप हिंदी टाइपिंग सीखो। जी, तो बैतुल बाजार में मुसरे जी की टाइपिंग पे वहाँ मैंने कोर्स किया जी, और हिंदी टाइपिंग की। तो मेरे को कंप्यूटर में थोड़ी सी उससे आसानी हो गई काम करने में। तो बहुत संघर्ष था वो दौर तो में। हम ये कहें कि देखिए, वो दौर भले ही कोरियर वाला था जब पापा जी ने पत्रकारिता की, लेकिन वो दूरदर्शी थे, इसीलिए उन्होंने आपसे कहा कि टाइपिंग भी सीख लो, और वो टाइपिंग बाद में काम आई। और बिल्कुल। इस हाईटेक होती पत्रकारिता में वो जो मुश्रे टाइपिंग की सीख थी, वो यहाँ काम आई। बिल्कुल। हम जानना आपसे चाहेंगे कि पत्रकारिता के वैल्यूज़ बदल रहे हैं। जो हम लोगों को कहा जाता था कि पत्रकारिता का सिद्धांत सिर्फ हित करना है, जनहित है, लेकिन आज जो है पत्रकारिता कहीं ना कहीं स्वार्थ से भरी हुई है। कहीं ना कहीं इसका स्वरूप बदल गया है। पत्रकारों को जो सम्मान मिलता था समाज में, जिससे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों को मानते हैं, तो वो धूमिल हो रही है छवि। उसको हम कैसे बचा सकते हैं? नहीं, धूमिल तो उन्हीं लोगों की हो रही है जो पीठ पत्रकारिता कर रहे हैं या पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। बारिश होती है, बाढ़ आती है, उसके साथ बहुत सारा कचरा आता है। जी, थोड़े दिन बाद वो पानी स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जी। वैसे ही हर प्रोफेशन में है। पत्रकारिता में चूँकि ज़्यादा बैतूल ज़िला रिच है उस मामले में, पत्रकारिता यहाँ की आसपास के कई ज़िलों में बहुत समृद्ध है। मतलब यहाँ लेखन के धनी लोग हैं। माता सरस्वती की कृपा बरस रही है सब पर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या संदेश आप न्यू जनरेशन के लिए देना चाहेंगे? नई जनरेशन के लिए तो मेरा एक ही संदेश है कि भाई ये अच्छा प्रोफेशन है, इसमें आप समाज का हित कर सकते हैं, देश का हित कर सकते हैं,
तो लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, लेकिन इसके जुड़ने के पीछे ये है कि आज आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही आप आगे कुछ कर पाएंगे। आज जो हम देख रहे हैं, हम महसूस करते हैं कि एक मोबाइल ले लिया, एक माइक ले लिया और हम पत्रकार बन गए। पत्रकार का ये काम नहीं, पत्रकार को पढ़ना है पहले, पढ़ने के बाद उसको हर सब्जेक्ट की समझ हो, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी। आज अधिकांश लोगों को ये नहीं समझता कि ये पीडब्ल्यूडी में क्या काम होता है, पीएचई में क्या काम होता है, मंत्री आता उससे लोग सड़क की बात करते अभी तो हैं, सवाल क्या करना है ये भी दिक्कत हो जाती है कि आपको किसी व्यक्ति से सवाल क्या करना है वो भी समझ नहीं हो पाती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी व्यक्ति की कलम में एक खासियत होती है, मतलब कोई क्राइम बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई विश्लेषण बहुत अच्छा लिख सकता है, तो आपकी कलम की क्या खासियत है और क्या पिताजी की कलम और आपकी कलम एक ही राह पर चली है? दिशा तो एक ही है, लेकिन उनके जैसा बनना तो संभव है नहीं। हाँ जी। ना वहाँ तक अपन पहुँच पाएंगे, बस उनके बताए मार्ग पे चल रहे हैं, यही है बहुत। और अपने स्वयं को ये बताना कि मैं इसमें समृद्ध हूँ या मैं इसमें पारंगत हूँ, तो ये तो आप और पाठक तय करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि हमारी कलम क्या कह रही है ये हमारा पाठक ही हमें बता सकता है। और जिस तरह से एक समृद्ध और बहुत ही ऊर्जावान नाम है विनय वर्मा का बैतूल ज़िले की पत्रकारिता में, बहुत से लोगों को आपने पत्रकारिता से जोड़ा भी है और सिखाया भी है, तो हम धन्यवाद देते हैं आपको। परिधि न्यूज़ को आपने समय दिया, हमसे बात की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पिता दिवस की, फादर्स डे। धन्यवाद आपका बहुत।